तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है चैप्टर 4। इसका नाम है समतल में गति। समतल में गति किस प्रकार से होती है, इसका अध्ययन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था सरल रेखा में गति। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे समतल में गति। देखिए, समतल में गति को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि भौतिक राशियां क्या होती है, ठीक है, सदिश राशियां क्या होती है, अदिश राशियां क्या होती है, इन सब चीजों का पहले अध्ययन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती है? भौतिक राशियों की परिभाषा क्या होती है कि वे राशियां जो किसी वस्तु के भौतिक गुणों का अध्ययन करती है, ठीक है, किसी वस्तु के भौतिक गुणों को प्रदर्शित करती है, भौतिक गुणों का अध्ययन करती है, वे क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। वे राशियां जो किसी वस्तु के भौतिक गुणों को मापती है या का अध्ययन करती है, वो मापती है, ये भी लिख सकते हो, मापन करती है। भौतिक राशियां कहलाती है। वे राशियां जो किसी वस्तु के भौतिक गुणों का अध्ययन करती है, भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे कोई भी वस्तु आप लेते हो तो उस वस्तु के आकार का, उसके आयतन का, उसके द्रव्यमान का, ठीक है, तो आयतन क्या है? एक भौतिक राशि। आयतन क्या है? एक भौतिक राशि है। आकार भौतिक राशि है। तापमान, वस्तु का तापमान क्या होता है? तापमान भी एक भौतिक राशि है। तापमान का अध्ययन करते हैं हम उससे, ठीक है। द्रव्यमान का मतलब वस्तु के भार का, ठीक है, तो उसका द्रव्यमान भी क्या है? एक भौतिक राशि है, ठीक है। वेग है, त्वरण है, ये सारी चीजें क्या होती है? भौतिक राशि होती है, जो उसके भौतिक गुणों का अध्ययन करती है। मतलब उसके आकार में समय के साथ साथ में जो परिवर्तन होता है उसको अपन भौतिक राशियां कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब देखिए, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहली होती है अदिश राशियां। अदिश राशि, दो प्रकार की भौतिक राशि होती है। पहली होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। अदिश राशि को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अदिश राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशियां क्या होती है? देखिए, जब आप किसी वस्तु के भौतिक गुणों का मापन करते हैं तो उस समय उस वस्तु के सिर्फ परिमाण का मापन करते हैं। भौतिक राशि, उस वस्तु के भौतिक गुण के सिर्फ अगर परिमाण की बात की जाती है, उसकी दिशा की बात नहीं की जाती है, तो उस प्रकार से जो प्राप्त राशि होती है वो हमारी अदिश राशियां कहलाती है, ठीक है। वे भौतिक राशियां जो सिर्फ परिमाण को प्रदर्शित करती है, दिशा को प्रदर्शित नहीं करती। ऐसी भौतिक राशियां जो सिर्फ परिमाण को प्रदर्शित करती है, दिशा को प्रदर्शित नहीं करती, जिनके दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है, सिर्फ मान होता है, जिनका दिशा नहीं होती, ये क्या कहलाती है? अदिश राशियां कहलाती है। वे भौतिक राशियां जो केवल परिमाण, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ये रिजल्ट नहीं है, परिमाण है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, को प्रदर्शित करती है, क्या कहलाती है? अदिश राशियां कहलाती है। वे भौतिक राशियां जो केवल परिमाण को बताती है, अदिश भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे समय। समय क्या है? समय एक अदिश राशि है, क्योंकि समय क्या होता है? आपने कभी समय को देखा? समय का मान तो हमें पता होता है कि 4 सेकंड है, 5 सेकंड में समय को मापते हैं, या फिर अगर अपन घंटे की बात की जाए तो 2 घंटे में, 3 घंटे में समय को मापते हैं। मिनटों में अगर बात करें तो
मिनटों में भी 60 मिनट तक आप समय को मापते हो, ठीक है। तो समय भी क्या होती है, समय एक अदिश राशि है, क्योंकि इसका परिमाण तो होता है, इसका मान तो होता है, 4 सेकंड 5 सेकंड कुछ भी हो सकता है इसका मान, तो मान तो होता है, लेकिन इसकी दिशा नहीं होती। आपने कभी समय की दिशा देखी है कि समय पूर्व दिशा की तरफ गमन कर रहा है या उत्तर दिशा की तरफ गमन कर रहा है, ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं सुना है। क्यों? क्योंकि समय क्या है, एक अदिश राशि है, इसका परिमाण होता है लेकिन इसकी दिशा नहीं होती। इसी के साथ में अपन एक और ले सकते हैं, जैसे द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, वस्तु का भार, ठीक है, वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। वस्तु का वास्तविक भार उसका द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। वस्तु का जो वास्तविक भार है, अगर किसी वस्तु के अगर आप भार को मापते हो और किसी भी बाह्य बल की अनुपस्थिति में मापते हो, उस वस्तु के ऊपर कोई भी बाह्य बल नहीं लगना चाहिए, ठीक है, उस कंडीशन में जो वस्तु का भार होगा वो उसका द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। तो द्रव्यमान, भार, भार क्या होता है, भार का तो मान होता ही है। जैसे भार को आप किससे मापते हो, द्रव्यमान को किससे मापते हो, आप किलोग्राम में मापते हो, ग्राम में मापते हो, ठीक है। तो ये इसका परिमाण हो गया, ठीक है। मान लिया कि जैसे आगे आपके 4 किलोग्राम कोई आ गया मान, ठीक है, तो 4 किलोग्राम आपका क्या हो गया, द्रव्यमान का परिमाण। लेकिन द्रव्यमान की कोई दिशा होती है क्या? दिशा नहीं होती है ना द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान भी क्या होता है, एक अदिश राशि है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनका परिमाण तो होता है लेकिन उनकी दिशा नहीं होती, तो वो क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, अदिश राशियों के एग्जांपल। जैसे समय अदिश राशि होती है, द्रव्यमान अदिश राशि है, ठीक है, चाल अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं अपन, कार्य, आप कोई भी कार्य करते हो वो कार्य भी क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। इसी के साथ में ऊर्जा, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के बिना आप कोई कार्य कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो ये ऊर्जा है, ऊर्जा भी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। ऊर्जा की कोई दिशा होती है क्या? ऐसा होता है कि पूर्व दिशा की तरफ ऊर्जा गमन कर रही है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऊर्जा की भी कोई दिशा नहीं होती, ऊर्जा भी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, ठीक है। अच्छा, और एक होता है विभव, ठीक है, कह सकते हैं विभव। विभव भी अदिश राशि है। ये विभव का अध्ययन अपन 12th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपके 11th क्लास में ये सारी चीजें, विभव और विद्युत धारा वगैरह, ये सर आपके नहीं आएगा। विद्युत धारा आपने वैसे 10th क्लास में विभव के बारे में पढ़ा है, ठीक है। विभव क्या होता है, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य अपना विभव कहलाता है, ठीक है। विद्युत धारा आदि, ये सारी क्या है, आपकी अदिश राशियां हैं। देखिए विद्युत धारा, आप कहते हो धारा की तो दिशा होती है, फिर धारा अदिश राशि क्यों होती है, ठीक है। आपने कोई परिपथ देखा होगा, जैसे मान लिया ये परिपथ है, परिपथ के अंदर ऐसे ये प्रतिरोध को जोड़ देते हम, प्रतिरोध को जोड़ दिया आपने, और यहाँ पर आपने एक बैटरी जोड़ दी। सेल को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ये इसके धन सिरे को बताते हैं और इधर इसके ऋण सिरों को बताते हैं। तो यहाँ पर ये सेल है, सेल मैंने मान लिया V वोल्ट का सेल है। कितने वोल्ट का सेल है? V वोल्ट का सेल, ठीक है। सेल को वोल्टेज में मापते हैं ना। और यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा रखा है, इसको मैंने R से प्रदर्शित कर दिया है। प्रतिरोध क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, तो इसको R से बताते हैं। सेल है, इंग्लिश में बोलते हैं वोल्टेज, तो इसको V से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर धारा है, धारा देखो हमेशा आप जो बैटरी लगाते हो, सेल लगाते हो, उसमें धारा की दिशा हमेशा क्या होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होती है। धारा देखिए धनात्मक से निकलेगी, धनात्मक से निकल रही है, देखिए धारा धनात्मक से निकलेगी और ऋणात्मक की तरफ जाएगी, ये इसकी कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि जो विद्युत धारा होती है ना, विद्युत धारा की आपने परिभाषा पढ़ी है, विद्युत धारा क्या होती है, प्रति एकांक समय में, ठीक है, किसी चालक तार में से प्रति एकांक समय में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। या फिर हम कहते हैं आवेशों के दर, ठीक है, आवेशों की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो यहाँ पर विद्युत धारा किस पर निर्भर करती है, आवेशों पर निर्भर करती है, कि परिपथ में कितने आवेश प्रवाहित होते हैं, ठीक है, उस पर निर्भर करती है। जितने ज्यादा आवेश होंगे विद्युत धारा की मान भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए आवेश मतलब क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है। आवेश मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है, ठीक है। तो ऋणावेशित होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक टर्मिनल के अंदर आएगा। अगर धनावेशित होता तो धनात्मक टर्मिनल के अंदर आता। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित है।
तो ऋणात्मक टर्मिनल के अंदर आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से गति करता है, इधर से। विद्युत धारा की हमेशा विपरीत दिशा में गति करेगा, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में गति करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूं गति करेगा, उल्टा गति करेगा, इधर से उल्टा गति करते रहेगा, ऐसे घूम घुमा के वापस, और ये कहां पर आएगा, धनात्मक टर्मिनल पर आएगा। ऋणात्मक टर्मिनल से निकलते हुए धनात्मक टर्मिनल पर आएगा, और इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में विद्युत धारा गमन करती है, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है, लेकिन अदिश राशि होने के बावजूद इसकी दिशा होती है। ये इसका एक अपवाद है, ये अपवाद नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी अपवाद नहीं होते, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये विद्युत धारा अदिश अदिश राशि होती है, इसके साथ में इसकी दिशा भी होती है, इसका परिमाण भी होता है, उसके बावजूद ये अदिश राशि होती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती। जो सदिश के कुछ नियम है, उन नियमों का भी पालन करना चाहिए। अगर सदिश राशि होगी तो उसमें क्या होगा, सदिश के नियमों का भी पालन करना चाहिए। तो विद्युत धारा सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है, इसीलिए ये अदिश राशि होती है, ठीक है। अब देखिए, ये तो अपन ने पढ़ लिया अदिश के बारे में। अब अपन बात कर सदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि का अध्ययन करते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि में क्या होता है, वे राशियां जिनकी परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। और सदिश राशि में क्या होता है, सदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण व दिशा साथ ही दोनों हो, परिमाण व दिशा दोनों हो, वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण व दिशा दोनों हो, साथ ही वे सदिश नियमों का पालन करें। वे सदिश नियमों का पालन करें। सदिश राशियां कहलाती है। देखिए, सदिश राशि होने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है हमें, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो परिमाण की जरूरत पड़ती है, दूसरा दिशा की जरूरत पड़ती है, और तीसरा सदिश नियम। अगर कोई भौतिक राशि है, वो उसका परिमाण है, दिशा है और सदिश नियम का पालन करती है तो वो सदिश राशि होगी, अन्यथा वो सदिश राशि नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं सदिश राशियां कौन सी है। जैसे विस्थापन, मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में कि विस्थापन क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी कह सकते हैं, एक सरल रेखा में दूरी कह सकते हैं ना। तो यहां से अगर आप ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ चलेंगे तो एक निश्चित दिशा में गमन करेंगे, तो ये क्या होगी, विस्थापन एक सदिश राशि होती है। और विस्थापन के कारण वेग क्या होता है, वेग भी एक सदिश राशि है, ये भी एक निश्चित दिशा में होता है, ठीक है। ये एक सदिश राशि हो गया। वेग, त्वरण, त्वरण भी सदिश राशि होता है, ठीक है। इसके साथ में अपन बात कर सकते हैं और कौन सी सदिश राशियां हैं, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, ठीक है। इसके अलावा बात कर सकते हैं बल, फोर्स। बल भी एक निश्चित दिशा में लगता है, तो बल भी क्या है, एक सदिश राशि है। इसके साथ ही बात कर सकते हैं संवेग, ठीक है। संवेग भी क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। और भी बहुत सारी सदिश राशियां होती है, ठीक है। तो ये विस्थापन है, वेग है, त्वरण, बल, संवेग, ये सारी क्या है, सदिश राशियां हैं, क्योंकि ये क्या है, इनका परिमाण होता है, दिशा भी होती है, और ये सदिश नियमों का पालन भी करती है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर आप अगर विद्युत धारा की बात करते हैं तो विद्युत धारा की परिमाण है, दिशा है, लेकिन वो सदिश नियमों का पालन नहीं करती, इसीलिए वो सदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा है भौतिक राशियों में, एक तो अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में। अब अपन बात करते हैं सदिश राशियों को निरूपित किस प्रकार से किया जाता है, सदिश राशियों को प्रदर्शित किस प्रकार से किया जाता है, उसका अध्ययन करते हैं। सदिश राशियों का निरूपण
सदिश राशियों को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर और स्केलर दो तरह की क्वांटिटी होती है। अब देखिए इसको निरूपित करने के लिए, देखिए सदिश है मतलब इसमें आप क्या प्रदर्शित कर रहा है, दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अदिश में दिशा को प्रदर्शित नहीं करता, तो दिशा को प्रदर्शित करेगा मतलब क्या आएगा, तीर का निशान आएगा। दिशा को बताएगा मतलब तीर का निशान आएगा। तो इस तीर की अगर अपन इस तीर को देखें तो ध्यान से देखिए, इस तीर का जो पिछला हिस्सा होता है इसे अपन पूंछ कहते हैं। क्या कहते हैं, पूंछ। और ये आगे वाला हिस्सा होता है इसे अपन सीरा कहते हैं, ठीक है। माना कोई राशि है, ठीक है, ए कोई राशि है और ए उसका परिमाण है, किसी राशि का परिमाण ए है, ठीक है। तो उसे आप अगर सदिश के रूप में प्रदर्शित करोगे तो कैसे करोगे, ए के ऊपर एक तीर लगा दोगे, इस तरह का तीर लगा दोगे, ठीक है, जिसमें एक पूंछ वाला हिस्सा होगा, एक सिरे वाला हिस्सा होगा। ये इसका चिन्ह होता है सदिश राशि का। अगर किसी भी राशि को आपको सदिश राशि बनाना है, जैसे यहाँ पर ए कोई राशि दे रखी है, इसको अगर आपको सदिश राशि बनाना है तो क्या करना, इसके ऊपर तीर लगा देना। बी कोई राशि दे रखी है, इसको सदिश राशि बनाना है तो क्या करना, इसके ऊपर तीर लगा देना, ठीक है। तो ये सदिश राशि को प्रदर्शित करेगा। अब देखो यहां पर देखिए सदिश राशि में दो चीजें होती है, एक तो परिमाण और दिशा। परिमाण, दिशा। सबसे पहले बात करते हैं इसके परिमाण की। जैसे ये देखिए आपको दे रखा है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि तीर जितना बड़ा होगा उस राशि का परिमाण उतना ही ज्यादा होगा। तीर की जो लंबाई है वो जितनी ज्यादा होगी, राशि का परिमाण क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो परिमाण किस पर निर्भर करता है, तीर की लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है। और दिशा, दिशा की बात की जाए, दिशा किस पर निर्भर करती है, तीर की नोक की दिशा पर निर्भर करती है। ये जो तीर की नोक है ना, ये सिरा जिस दिशा में होगा वस्तु की गति भी उसी दिशा में होगी। आई बात समझ में। तो दिशा को किससे प्रदर्शित किया जाता है, इस सिरे से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। दिशा किससे बताते हैं अपन, तीर के नोक की दिशा। परिमाण को हमेशा देखिए किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, परिमाण को या तो आप जैसे ए कोई वस्तु है तो उसका परिमाण ए ही रहेगा, ठीक है, ए भी लिख सकते हो, या फिर आप कैसे लिख सकते हो, ए के ऊपर वेक्टर लगा के और साइड में मॉडुलस लगा लो। ये मॉडुलस लगाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, मॉडुलस से क्या होता है, इसके अंदर मॉडुलस के अंदर जो भी राशि रहेगी उसका मान हमेशा धनात्मक रहेगा। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कोई भी राशि है तो उसका मान हमेशा क्या रहता है, धनात्मक रहता है। चाहे ए वेक्टर का मान ऋणात्मक क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको उसका मान धनात्मक लेना होगा, क्योंकि उसकी दोनों तरफ आपने क्या लगा रखा है, मॉडुलस लगा रखा है, ठीक है। तो ये परिमाण को प्रदर्शित करने के लिए या तो आप सीधा ए लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, ए के ऊपर वेक्टर लगा के और दोनों तरफ ऐसे मॉडुलस लगा देते हैं। दिशा की बात करते हैं तो दिशा को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से परिमाण और दिशा को प्रदर्शित किया जाता है। अब अपन बात करते हैं सदिश के कुछ प्रकारों का अध्ययन करते हैं ना, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं सदिश के प्रकार। सदिश कितने प्रकार के होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। सदिश के प्रकार, देखिए पहला है समान या तुल्य सदिश। पहला क्या होता है, समान या तुल्य सदिश। देखिए समान या तुल्य सदिश क्या होता है, देखो ऐसा सदिश, अगर अपन किन्हीं दो सदिशों की बात करते हैं, यदि उन दोनों सदिशों के परिमाण भी समान है और उनकी दिशा भी समान है तो इस प्रकार के सदिश क्या कहलाते हैं, समान या तुल्य सदिश कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों ही क्या है, समान है, तो वो समान या तुल्य सदिश कहलाते हैं। जैसे चित्र से प्रदर्शित करते हैं समान या तुल्य सदिश को, ये y और ये हो गया इसका x और ये 0, इस प्रकार का हम ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आपके पास में दो सदिश है, एक तो ये सदिश दे रखा है, इसको a से बताएंगे, और एक ये सदिश दे रखा है, इसको b से बताएंगे, ठीक है। ये a वेक्टर है, ये आपका b वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं इस चीज को कि a वेक्टर है,
इसमें देखिए परिमाण की बात की जाए तो इसकी तीर की लंबाई जितनी ए वेक्टर के तीर की लंबाई है उतनी ही बी वेक्टर के तीर की लंबाई है। मतलब इन दोनों के परिमाण क्या है, समान है। ठीक है, तो परिमाण तो समान हो गया। चलो दूसरी चीज इसमें क्या है, दिशा की बात करते हैं। देखिए दोनों ही एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, दोनों की दिशाएं क्या है, समान है, एक ही तरफ है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इनके देखिए परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है। तो इस प्रकार के सदिश क्या कहलाते हैं, समान या तुल्य सदिश कहलाते हैं। तो यहाँ पर ए वेक्टर बराबर होगा बी वेक्टर के, ये होता है समान या तुल्य सदिश। दूसरा प्रकार, दूसरा होता है असमान सदिश। असमान सदिश, असमान सदिश में क्या हो सकता है, या तो इनके परिमाण समान नहीं हो तो वो असमान सदिश कहलाएंगे, मतलब इनके जो तीर की लंबाइयां हैं वो समान नहीं हो तो वो असमान सदिश कहलाएंगे, या फिर इनकी दिशाएं समान नहीं हो तो भी वो असमान सदिश कहला सकते हैं। ठीक है, या फिर दोनों ही नहीं हो, ना तो परिमाण हो ना ही दिशा हो, तो भी वो क्या कहलाएंगे, असमान सदिश कहलाएंगे। तो असमान सदिश के लिए पहली कंडीशन की बात करते हैं, y x और 0। ठीक है, यहाँ पर ये कोई राशि दे रखी है ये वेक्टर से, ठीक है, और एक बी राशि दे रखी है। यहाँ पर देखिए दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, लेकिन इनके परिमाण समान नहीं है। ये देखिए ये छोटा सा तीर है, ये बहुत बड़ा तीर है ना, इसकी तुलना में ये बड़ा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इन राशियों की दिशा तो समान है लेकिन परिमाण समान नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, असमान सदिश कहलाएंगे। ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ऐसे बराबर को क्रॉस में काट देते हैं, तो नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, मतलब ये दोनों क्या है, असमान सदिश है। चलिए इसके बाद अपन इसकी दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, जैसे y x 0, एक a है ये वेक्टर, ठीक है, और एक इस तरह से b वेक्टर दे रखा है, दो सदिश दे रखे हैं। अगर आप इनकी लंबाइयों की देखें तो ध्यान से देखेंगे तो लंबाइयां दोनों की क्या है, समान है। तीर की लंबाई क्या है, समान है, मतलब इन दोनों सदिशों के परिमाण क्या है, समान है। अगर दिशा की बात की जाए तो दोनों देखिए, एक ए है ये इस दिशा में गति कर रहा है और बी है ये इस दिशा में गति कर रहा है, दोनों अलग अलग दिशाओं में गति कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाण समान है लेकिन दिशाएं क्या है, अलग अलग है, तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, असमान सदिश होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दिशा अलग अलग है, दिशा क्या है, अलग अलग है, और वहां पर क्या था, परिमाण अलग अलग थे। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, तीसरी कंडीशन में क्या पढ़ेंगे हम, परिमाण और दिशा दोनों ही क्या होनी चाहिए, अलग अलग। उस कंडीशन की बात करते हैं, जैसे ये वेक्टर है ये इस दिशा में है और बी वेक्टर है इस दिशा में गति कर रहा है। ए वेक्टर का तीर देखिए बहुत छोटा सा तीर है, मतलब इसका परिमाण कम है। बी वेक्टर का तीर देखिए बहुत बड़ा तीर है, मतलब इसका परिमाण ज्यादा है। दोनों के परिमाण क्या है, असमान है, एक दूसरे के समान नहीं है। दिशाओं की बात की जाए, एक वेक्टर इस दिशा में गति कर रहा है और बी वेक्टर इस दिशा में गति कर रहा है, तो दिशाएं भी दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या है, परिमाण भी अलग, परिमाण भी अलग तथा दिशा भी अलग है। तो इस प्रकार के सदिश क्या कहलाते हैं, असमान सदिश कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, एक आधे नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि समान सदिश कौन से हैं, असमान सदिश कौन से हैं, डायग्राम देके आपको समझा सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन तो आपको पता करना है कि जिनकी समान दिशाएं हो और परिमाण समान हो वे समान सदिश, और जिनकी दिशा और परिमाण समान नहीं हो वे क्या कहलाते हैं, असमान सदिश कहलाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इससे आगे अध्ययन करेंगे।